नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब भाई सभी को बहुत 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 नमस्कार है मेरा और आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे वेदा एकेडमी के चैनल पे और मेरी आज की इस वीडियो में। सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हम आज इस वीडियो को एक ट्रिक के सहारे यानी इस टॉपिक को एक ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है। सो ज्यादा देर नहीं करेंगे, बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की, जो कि आपके एग्जाम के टॉपिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो लेट्स बिगिन गाइस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये उपसर्ग जो है वो होता क्या है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चे इस बात से अवगत हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा पे डिस्कशन करेंगे। उपसर्ग बेसिकली क्या है, अगर मैं बहुत कम शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहूं कि जो आपके मेन शब्द होते हैं, जिसे हम मूल शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके मूल शब्द होते हैं, ठीक है, जो मेन वर्ड्स है, जो मुख्य शब्द हैं, उनके आगे लगने वाले शब्द, मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द, ठीक है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। वो मूल शब्द के आगे लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। फिर उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है और उसका अर्थ भी हमेशा अलग ही होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अतिशय हो गया, अधिनियम हो गया, अनुशासन हो गया या नियुक्त। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ उपसर्ग कहाँ है, आगे तो ये सारे तो बने बनाए शब्द है और हमने सुने भी हुए। डोंट वरी, चिंता ना करें, आगे की वीडियो में है इसका हमारे पास इलाज। ठीक है, तो ये बात रही उपसर्ग की। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय इसके ठीक उल्टे, ठीक है, ठीक विपरीत होते हैं कि ये जो शब्द हैं मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द हैं, पीछे लगने वाले शब्द, ठीक है। और फिर मूल शब्द के पीछे लग के ये भी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और फिर हम उन शब्दों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेखक हो गया, सेठानी हो गया, वाल्मीकि हो गया या फिर आपका विचारणीय हो गया। अब यहाँ भी आपको लगेगा कि यार लेखक तो पूरा एक ही शब्द है, अब यहाँ प्रत्यय कहाँ छुपा हुआ है। चिंता ना करें, ये भी हम आपको आगे वाली स्लाइड में बताने वाले हैं। सो देखिए, एक बार देख लेते हैं उपसर्ग क्या है, मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द। वही प्रत्यय क्या है, मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। जैसे पहला देखिए उपसर्ग। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ, ठीक है। हम ट्रिक के साथ इन सबको सॉल्व करने वाले हैं ताकि एग्जाम में आपको बहुत सारे उपसर्ग या प्रत्यय शब्द याद ना करना पड़े, क्योंकि इनकी संख्या अनगिनत है, जिसमें आपके संस्कृत के, ठीक है, अरबी फारसी के, उर्दू के, हिंदी के बहुत सारे उपसर्ग शामिल हैं। और वहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, फटाक से ट्रिक देख लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमें मूल शब्द पता है, मूल शब्द यानी मुख्य शब्द होते हैं, तो हम हर बार उपसर्ग या प्रत्यय को करते समय हम इसमें मूल शब्द की पहचान अच्छे से हो जाए ये करेंगे, ठीक है। तो जैसे अतिशय में प्यारे बच्चों, अति उपसर्ग है क्योंकि मुझे पता है, और जो यहाँ पर शय शब्द है, ठीक है, जो शय शब्द है ये इधर मूल शब्द है, तो हमें केवल मूल शब्द को खोजना है। अब अगला वर्ड देखिए, अधिनियम। अधिनियम में जो नियम है ना, ये मूल शब्द है, ठीक है। नियम क्या है? मूल शब्द। तो उपसर्ग क्या हो गया आपके पास? बचा क्या? अधि, तो अधि उपसर्ग है। ऐसे ही अधि के साथ अगर आप कार जोड़ देंगे तो अधिकार एक नया शब्द बन जाएगा ना, है ना। अधिनियम, अधिकार, अधिग्रहण, ग्रहण शब्द जुड़ गया अधि के साथ, तो अधिग्रहण बन गया। ऐसे ही देखिए अनुशासन में शासन जो है आपका मूल शब्द है। आप बस मूल शब्द खोजिए। देखिए ऐसा होना चाहिए कि हर मूल शब्द का अपना एक अर्थ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है, कोई निरर्थक नहीं चलेगा।
अर्थ जरूर होनी चाहिए। शासन मूल शब्द है, ठीक है। बचा क्या इसमें? अनु, तो अनु आपका क्या हो गया? उपसर्ग, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से नियुक्त, ठीक है, नियुक्त में युक्त, युक्त आपका मूल शब्द है, ठीक है। और नी आपका फिर यहाँ पर उपसर्ग, क्योंकि केवल नी बचता है, युक्त आप अलग कर देंगे इससे, ठीक है। तो बेसिकली आपको मूल शब्द पहचानना है, चाहे वह उपसर्ग है या वह प्रत्यय हो, और मूल शब्द ऐसा होना चाहिए जिनका कोई सार्थक अर्थ हो, यानी अर्थ सहित, ठीक है। निरर्थक शब्द बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहले बता रही हूँ, फिर कहेंगे मैम बता के नहीं गए। चलो उसे हम प्रत्यय के जो है प्रत्यय खोजेंगे। जैसे लेख अक में लेखक, अब देखिए मैंने बोला भी उसी तरीके से, इसमें साउंड का भी बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे? लेखक, लेखक में लेख जो है आपका, ये मूल शब्द है, और आप पीछे एक साउंड आ रही होगी बार बार, लेखक लेखक, साउंड क्या आ रही है? अक की। तो ये जो अक है ना आपका, ये आपका प्रत्यय है, ठीक है, अक प्रत्यय है। ऐसे ही सेठानी, सेठानी, सेठानी में अब आप देखेंगे सेठ एक शब्द है ना, सेठ एक शब्द है। तो ये जो सेठ है ये आपका क्या हो गया? मूल शब्द है ना। और आनी, सेठानी, आनी जो है आपका यहाँ पर प्रत्यय हो गया, ठीक है। ऐसे ही वाल्मीकि में वाल्मीक, 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 वाल्मीकि जो है आपका यहाँ पर, मुझे लगता है दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मूल शब्द है, और इधर देखिए वाल्मीकि के बाद जब मैं हटाऊंगी तो ये छोटा ई बचेगा केवल, तो छोटा ई यहाँ पर प्रत्यय। कई बार छोटा ई, बड़ा ई, सिंगल प्रत्यय भी होते हैं, जैसे उपसर्ग में छोटा आ, बड़ा आ, इस प्रकार से भी उपसर्ग केवल इतना ही हो सकता है, ठीक है। विचारणीय, विचारणीय में अगर आप ध्यान देंगे तो विचार यहाँ पर मूल शब्द है बिल्कुल, क्योंकि हम इस्तेमाल भी करते हैं बहुत बार विचार विमर्श जैसे शब्दों का। और बचा क्या? साउंड क्या आ रही है पीछे? नी है, ई है, ई है, ई है। विचार निय में ई और य, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई है इसीलिए बड़ी ई रहेगी। तो इस प्रकार से जब आप मूल शब्दों को अलग कर लेंगे तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही समझ में आ जाएंगे। तो जरूरी क्या है? मूल शब्दों को पहचानना, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? अब हमें क्या करना है? मूल शब्द खोजना है इसमें। देखिए, ठीक है, जैसे परीक्षण में परी और क्षण, या फिर परीक्षा और ड, ऐसा है, कैसा है इसमें है? फैलाव में फैल और आव है या फैल आव है, खुद ये नियंत्रण में नी या यंत्रण है, या नियंत्र जमा में यण है, और निदान में नी या दान है, या निध जमा में आन है, ठीक है। ये देखना है कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। परीक्षण में परीक्षण, परीक्षा जमा में अन, परीक्षण। फैल आव में फैलाव में कोई मुझे नहीं नजर आ। नियंत्रण में यहाँ पर मुझे नी जो उपसर्ग है वो ध्यान में आ रहा है, और यहाँ पर निदान, ठीक है, यहाँ पर भी मुझे नी उपसर्ग समझ में आ रहा है। तो जिसमें उपसर्ग नहीं है वो शब्द आपका बचता है क्या? फैलाव, ठीक है। फैलाव में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि फै कोई उपसर्ग नहीं है और लाव कोई प्रत्यय नहीं होता है। इसमें कोई मूल शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है जिसमें प्रत्यय हो, ठीक है। हमें प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं? पीछे लगने वाले, पीछे लगने वाले, ठीक है। देखिए अब आप कहेंगे मैम उपसर्ग प्रत्यय कैसे याद रखें? तो जो पीछे पड़ने वाले से आप याद रखेंगे प्रत्यय, और आगे निकलने वाले से आप याद रखेंगे उपसर्ग, ठीक है। जो आगे निकल जाए वो उपसर्ग है, और जो आपके पीछे पड़ा रहे वो प्रत्यय है। प और पा, उ और आ, बस इतना ही है। तो उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें जो राइट आंसर है ना बच्चों, वो हो जाएगा पुरुषत्व, क्योंकि पुरुष
यहाँ पर मूल शब्द है और ये इसका प्रत्यय है जो कि पीछे लगा हुआ है। इसमें अभी उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है और इसमें उपवन में उप उपसर्ग है। ठीक है, ये सभी उपसर्ग हैं क्योंकि वन मूल शब्द है, चेत मूल शब्द है और करण भी मूल शब्द ही है। तो इस प्रकार से हम मूल शब्द को अलग करके, ये ट्रिक है, इसको आप आजमा के देखिएगा और आप आजमा सके इसीलिए मैंने लास्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको इसमें उपसर्ग बताना है। ठीक है, मूल शब्द अलग करके ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब अभी अभी या भाषण, तो आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल छोड़ के जाएंगे ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरी बताई हुई जो ट्रिक है उसको आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। और बाकी ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को और हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।